हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन घोड़ियाखेड़ा। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। तो जैसा कि हमने रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी पढ़ी, जिसकी कुछ मान्यताएं थी। ओनली टू नेशन टू कमोडिटी, दो राष्ट्र हमने लिए, दो वस्तुएं हमने ली। फ्री ट्रेड, व्यापार पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। जो लेबर है वो एक राष्ट्र के बीच में पूर्णतः से गतिशील है, लेकिन दो राष्ट्र के बीच में गतिशील नहीं है। उत्पादन की जो लागत है वो स्थिर है और कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। इसकी जो एक और अजम्पशन है वो है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस अजम्पशन के कारण जो रिकार्डो की थ्योरी है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, उसको नकारा गया, उसको रद्द किया गया। अब ये अजम्पशन क्या है, लेबर थ्योरी वैल्यू से क्या अभिप्राय है। लेबर थ्योरी वैल्यू कहती है कि कोई भी वस्तु की कीमत जो है वो इससे निर्धारित होगी जितना लेबर उसके उत्पादन में प्रयोग हुआ है। दूसरा ये मानती है कि लेबर ही एक उत्पादन का साधन है और हर वस्तुओं के उत्पादन में कुछ ना कुछ फिक्स मात्रा में लेबर उपयोग हो रहा है। और नेक्स्ट इज लेबर जो है वो होमोजीनियस है, समरूप। समरूप का मतलब कि सभी जो लेबर हम उत्पादन में यूज कर रहे हैं वो सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, कि कोई भी लेबर की एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल एक दूसरे से अलग नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए 1936 में गॉटफ्रीड हैबलर ने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को रीडिफाइन किया और इसकी यूजफुलनेस ज्यादा करने के लिए उन्होंने अवसर लागत सिद्धांत के रूप में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को रीडिफाइन किया। इसीलिए इसको हम तुलनात्मक लागत सिद्धांत भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज आपके पास 1 घंटा पढ़ाई का है, उस 1 घंटे में आप 2 टीवी के एपिसोड भी देख सकते हो। अब टाइम आपके पास क्या हो गया? फिक्स। इसी फिक्स टाइम में आप पढ़ाई कर सकते हो, ये सीमित टाइम है, और या टीवी के 2 एपिसोड देख सकते हो। तो अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपको टीवी के 2 एपिसोड छोड़ने पड़ेंगे। तो 1 घंटा पढ़ाई की अवसर लागत क्या होगी? 2 एपिसोड जो टीवी के आपने छोड़े। ऐसे अगर 2 एपिसोड टीवी के आप देख रहे हो तो 1 घंटा पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। तो 2 टीवी एपिसोड की अवसर लागत क्या होगी? 1 घंटे की जो आपने पढ़ाई छोड़ी। ऐसे ही हम एक वस्तु के परिप्रेक्ष्य में इसको डिफाइन करते हैं कि अब अवसर लागत सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी जो वस्तु है उसकी अवसर लागत क्या होगी? जो दूसरी वस्तु की एक अधिक इकाई करने के लिए उस वस्तु में प्रयोग होने वाले साधन जो हमने छोड़े और दूसरी वस्तु में जो लगाए। तो कोई भी एक वस्तु के अतिरिक्त उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु की जितनी इकाइयों का हमने त्याग किया वो पहली वस्तु की क्या हो जाएगी? अवसर लागत। अब दूसरा अवसर लागत सिद्धांत ज्यादा सुपीरियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कोई मान्यताएं नहीं ली गई कि लेबर ही एक उत्पादन का साधन है और लेबर की सारी इकाइयां समरूप है। दूसरा, ना यहाँ माना गया कि कोई भी वस्तु की लागत या उसकी कीमत जो है टोटली लेबर के फॉर्म में ही निर्धारित की जाती है। इसलिए ये सिद्धांत क्या मानता है कि कोई भी जो राष्ट्र है जिसकी अवसर लागत किसी वस्तु में कम आ रही है उसमें उसका तुलनात्मक लाभ है और जिसमें ज्यादा आ रही है उसमें उसको तुलनात्मक हानि है। अवसर लागत सिद्धांत को हम 3 कंटेक्स्ट में यहाँ पढ़ेंगे। एक है आपका कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ये हमने एक टेबल में एक उदाहरण लिया है कि सपोज x और y दो वस्तुएं हैं। अब x की एक एक्स्ट्रा इकाई करने के लिए हमें y का 2 यूनिट का, देखिए आप, त्याग करना पड़ रहा है 10 से 8। फिर x की एक एक्स्ट्रा करने के लिए फिर y के 2 यूनिट का त्याग करना पड़ रहा है। तो हर बार जो हम त्याग कर रहे हैं वो एक स्थिर दर पे कर रहे हैं। इसलिए
इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल। दूसरा जो है, यहाँ पे x और y कमोडिटी हमने ली है। अब यहाँ पे x की एक एक्स्ट्रा इकाई करने के लिए जो y का त्याग हम कर रहे हैं वो बढ़ते हुए दर पे कर रहे हैं। जैसे x की 1 से 2 करने के लिए y की कितनी मात्रा का हमने त्याग किया, 10 से 9 1 का। नेक्स्ट 2 से 3 के लिए y का कितना किया, 9 से 7 हो गया ये, तो 2 का। फिर 3 से 4 पे जाने के लिए फिर हमने कितना किया, 3 का। कहने का तात्पर्य ये है कि जो y की इकाइयों का हम त्याग कर रहे हैं वो हम बढ़ते हुए दर पे कर रहे हैं। पहले हम y की 1 इकाई देने के लिए तैयार थे, फिर 2, फिर 3। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हर एक x की एक एक्स्ट्रा इकाई का उत्पादन करने के लिए y का जो हम त्याग कर रहे हैं वो घटते हुए दर पे कर रहे हैं। जैसे x का 1 से 2 जाने के लिए y का कितना त्याग किया, 10 से 6। फिर एक और अतिरिक्त इकाई x की उत्पादन करने के लिए कितना किया, 6 से 3। तो पहले हम 4 कर रहे थे, फिर 3 कर रहे हैं। नेक्स्ट में 3 से 4 करने के लिए हमने कितना त्याग किया, 3 से 1 2। तो देखिए y का जो हमें x की एक्स्ट्रा इकाई करने के लिए जो y का त्याग कर रहे हैं वो घट रहा है। तो दैट इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे इस सिद्धांत में हम एक और टूल जो यूज करते हैं वो है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के दिए हुए संसाधन और दी हुई टेक्नोलॉजी से जो भी वस्तुएं के संयोग के उत्पादन को दर्शाता है उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो इसमें अवसर लागत सिद्धांत जो हम यहाँ करेंगे उसमें हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक राष्ट्र की अवसर लागत स्थिर है, बढ़ती हुई है, घटती हुई है, और कैसे वो ट्रेड से पहले की सिचुएशन क्या है और कैसे ट्रेड के बाद उसको गेन्स प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की स्थिर अवसर लागत। इसको हमने पहले एक टेबल से यहाँ पे 2 राष्ट्र हमने ले लिए, इंडिया और दूसरा हमने ले लिया यूएस। दोनों 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, व्हीट और क्लोथ। अब इंडिया में देखिए, या तो जैसे कि हमारे साधन सीमित हैं तो या तो हम टोटली व्हीट का कर सकते हैं कितना, 180, और क्लोथ का कर सकते हैं 120 अगर हम व्हीट का ना करें। अब व्हीट का अगर हमने क्लोथ का अगर हमें बढ़ाना है 20 यूनिट्स तो व्हीट का कितना त्याग करना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए आप 30 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट 20 यूनिट्स अगर क्लोथ का हमने बढ़ाना है तो फिर से हमें यहाँ कितना त्याग करना पड़ रहा है, 150 से 20 30 यूनिट्स। तो हर बार जो त्याग की जो दर है वो स्थिर है, इसलिए ये किसका उदाहरण है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ऐसे ही यूएस में देखिए कि क्लोथ का अगर वो उत्पादन बढ़ा रहा है 0 से 20, 20 से 40, 60, 80, तो इधर वो व्हीट का त्याग कर रहा है 10 यूनिट का, फिर नेक्स्ट में भी 10 यूनिट्स का, इधर भी 10 यूनिट्स का। तो हर बार जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो स्थिर दर पे कर रहा है। अब इसी को हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, जो सेम टेबल है इसी को। तो यहाँ पे जो हमारा पीपीसी बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि हमने अवसर लागत यहाँ पे क्या ली है, स्थिर, कांस्टेंट अवसर लागत जब हम ले रहे हैं, स्थिर अवसर लागत जब हम ले रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि जो उत्पादन के साधन है वो पूर्णतः से एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है और दोनों ही कुछ फिक्स मात्रा में उसी वस्तु के उत्पादन में यूज हो रहे हैं। अब हम मान रहे हैं कि जो हमने टेबल से डाटा लिया कि ये इंडिया का है और ये यूएस का, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं व्हीट और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्लोथ। एक्स एक्सिस पे व्हीट और वाई एक्सिस पे क्लोथ। उस टेबल वाला डाटा जब हमने यहाँ पे पुटअप किया तो हमारे पास ये पीपीसी आ गया इंडिया का और ये पीपीसी आ गया यूएस का, और हम मान रहे हैं कि अभी इन दोनों में कोई ट्रेड नहीं हो रहा और डोमेस्टिकली ये ई पॉइंट पे है और यूएस एफ पॉइंट पे है। ई पॉइंट पे इंडिया जो है वो
60 इकाई क्लोथ की बना रहा है और 80 बना रहा है वीट की। इधर यूएस दोनों की 40-40 बना रहा है। अब हम इनकी अवसर लागत निकालेंगे और हम बताएंगे कि अवसर लागत सिद्धांत के आधार पे कैसे इनकी किस में अवसर लागत कम है और किस में इनको स्पेशलाइज होना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। अब इंडिया में अगर हम वीट की अवसर लागत निकालेंगे तो जैसा कि आपने अभी उदाहरण में देखा कि 180 W इज इक्वल टू 120 C। अब यहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये 180 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 180, तो आ जाएगा W इज इक्वल टू 2/3C और 0.6 कि वीट की अवसर लागत कितनी है 2/3 क्लोथ या 0.6 क्लोथ। ऐसे ही हमने क्लोथ की लागत निकाली तो क्लोथ की अवसर लागत निकालने के लिए 120 क्लोथ इज इक्वल टू 180 W। अब यहाँ से 120 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्लोथ क्या आ जाएगी 3/2 वीट या 1.5 W। अब इस दोनों में आप तुलना कीजिए, वीट की अवसर लागत है 0.6 क्लोथ और क्लोथ की है 1.5 वीट, तो इंडिया को वीट के केस में अवसर लागत कम पड़ती है। अब ऐसे ही हम यूएस का केस देखेंगे। यूएस के केस में भी हम वीट की कॉस्ट निकालेंगे सेम इसी लाइंस में, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी W की आ जाएगी 2C, मतलब वीट की 1 इकाई अधिक उत्पादन करने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ का हमें त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही यूएस में हम क्लोथ की अवसर लागत निकालेंगे तो क्लोथ की क्या आ जाएगी C इज इक्वल टू 1/2 W और 0.5 W। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तुलना करें तो यूएस को क्या सस्ता पड़ रहा है क्लॉथ और इंडिया को क्या सस्ता पड़ रहा है वीट। तो अवसर लागत सिद्धांत जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है वो ये कहता है कि जिसमें एक देश की अवसर लागत कम है उसे उसमें स्पेशलाइज होना चाहिए, उसका निर्यात करना चाहिए। जिसकी अवसर लागत ज्यादा है उसका हमें आयात करना चाहिए। तो बिफोर ट्रेड सिचुएशन अभी पीछे हमने डायग्राम में देखी थी, अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन। अब ये जो ए पॉइंट है ये इंडिया का बिफोर ट्रेड की सिचुएशन है, ऐसे यहाँ जो सी पॉइंट है ये यूएस का बिफोर ट्रेड की सिचुएशन है। अब जैसे ये अंतरराष्ट्रीय कीमतों पे व्यापार करेंगे तो इंडिया ए से बी पे मूव कर जाएगा और यूएस सी से डी पे मूव कर जाएगा। और इस पे देखिए आप बी पे वो क्लोथ का भी ज्यादा कर पा रहा है 60 से 70 कर पा रहा है इंडिया, और वीट का 90 से 110 कर पा रहा है। ऐसे ही यूएस सी की बजाय डी पॉइंट पे क्लोथ का 50 कर पा रहा है और वीट का 65। तो दोनों ही राष्ट्र को अवसर लागत सिद्धांत के आधार पर ट्रेड करने से फायदा होगा। अब ये जो हमने किया स्थिर लागत अस्थिर अवसर लागत सिद्धांत, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा साधन है वो समरूप है और उसकी कुछ फिक्स मात्रा में हम उसको यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कोई भी जो राष्ट्र है उसकी जो अवसर लागत है वो स्थिर होने की बजाय क्या होती है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या हुआ कि सपोज x और y वस्तु है तो x की एक्स्ट्रा इकाई करने के लिए y का जो त्याग हम कर रहे हैं वो बढ़ते हुए दर पे कर रहे हैं। और इस केस में हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन ना होके क्या बनेगा कॉनकेव टू द ओरिजिन। इस तरह से ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है उदाहरण के तौर पे आपको बताने के लिए कि अगर कोई दो राष्ट्र हम ले रहे हैं और उनकी अवसर लागत बढ़ती हुई है तो उस केस में हमारा पीपीसी की शेप इस तरह से हो जाएगी। ये पीपीसी ये दर्शाता है कि x की हर एक इकाई अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए y का त्याग जो हम करेंगे बढ़ते हुए दर पे करेंगे, तभी हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ये पीपीसी दिखा रहा है कि y की एक्स्ट्रा इकाई का उत्पादन करने के लिए x की जो भी इकाइयां हम त्याग करेंगे वो बढ़ते हुए दर पे करेंगे। तो उस केस में हमारा डायग्राम की शेप क्या हो जाएगी इस तरह से जैसे कि इस डायग्राम में दर्शाई गई है।
अब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो मान्यता है उसमें हम ये मानते हैं कि जो भी उत्पादन के साधन है वो समरूप नहीं है, जो कि वास्तविकता है। दूसरा, जो भी उत्पादन के साधन है वो किसी वस्तु के उत्पादन में किसी भी स्थिर मात्रा में प्रयोग नहीं होते। इट मीन जैसे ही कोई राष्ट्र कितनी कोई भी वस्तु की इकाइयां उत्पादन की बढ़ाता चला जाएगा, वो ऐसे रिसोर्सेस को भी उसको यूज में लाने पड़ेंगे जो उस साधन के उत्पादन में कम कुशल हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं कि अगर हमने स्टील बनाना है तो स्टील में लेबर की बजाय कैपिटल ज्यादा यूज होगा, और अगर हमें टेक्सटाइल कपड़ा या क्लॉथ बनाना है उसके केस में लेबर ज्यादा होगा। अब जैसे ही हम स्टील का उत्पादन अतिरिक्त बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पे जो लेबर इतना सक्षम नहीं है उसको भी हम इसके उत्पादन के यूज में हमें लाना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ही कोई राष्ट्र है वो एक वस्तु की इकाई उत्पादन की इकाई बढ़ाता चला जाएगा तो साधन कम पड़ने पे दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं वो भी हमें लाने पड़ते हैं। तो ये हमने व्यापार से पहले जो दो राष्ट्र ले लिए, नेशन 1 और नेशन 2, जब दोनों आपस में ट्रेड नहीं कर रहे तो उस केस में हम उनका इक्विलिब्रियम दर्शा रहे हैं। ए जो है ये पीपीसी है नेशन 1 का, बी जो है ये नेशन 2 का है। एक्स और वाई दो हमने वस्तुएं ले ली। अब पीपी जो है इसकी घरेलू कीमत रेखा है और आईसी जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। तो आईसी पीपीसी और घरेलू कीमत रेखा जहां टेंजेंट है वो इनका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब ये वाला पीपीसी ये दर्शा रहा है कि ये वाले राष्ट्र को एक्स वस्तु में ज्यादा एडवांटेज है और इसको वाई वस्तु में। अब इस दूसरे नेशन का पीपीसी देखिए, ये है बी P1 इसकी घरेलू कीमत रेखा है और IC डैश इंडिफरेंस कर्व है। F पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व पीपीसी और घरेलू कीमत रेखा टेंजेंट है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है विदाउट ट्रेड। अब नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि जब ये अवसर लागत सिद्धांत के आधार पे ट्रेड करेंगे तो कैसे इनको गेन प्राप्त होंगे। अब आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन को हमने दिखाया इस डायग्राम में। तो ये ई पॉइंट अभी पीछे जिसका हमने जिक्र किया ये वो पॉइंट है कि ट्रेड से पहले जो संतुलन है। ऐसे ये एफ पॉइंट बी राष्ट्र का है जो ट्रेड से पहले का है। अब ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा पे होगा, तो अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा क्या है, पी। अब पी जो है उनकी घरेलू कीमत रेखा से ज्यादा स्टीपर है, तो इट मींस एक्स जो वस्तु है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा महंगी है। अब एक्स ज्यादा महंगी है तो एक्स को बनाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो एक नेशन 1 के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज वाई से हटा के किस में लगा देंगे, एक्स में। और कौन से पॉइंट पे उत्पादन करेंगे, जहां पे अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा उनके पीपीसी के टेंजेंट है, बी पॉइंट पे। अब वाई सस्ती हो गई है तो कंजप्शन का पॉइंट कहाँ होगा, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम होंगे और कंजप्शन पॉइंट होगा जी पे। और ये जो ट्रायंगल है हमारा प्रोडक्शन पॉइंट और कंजप्शन पॉइंट को ज्वाइन जो कर रहा है बी सी जी, ये बताएगा कि ये जो राष्ट्र है ये एक्स वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर एक्स में स्पेशलाइज हो गया, तो बी सी मात्रा एक्स की एक्सपोर्ट करेगा और जी सी मात्रा इंपोर्ट करेगा। और बिना ट्रेड वाले पॉइंट से हम हायर पॉइंट पे हैं, कंजप्शन साइड हम ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और उत्पादन में भी हम स्पेशलाइज हो पा रहे हैं और पहले से ज्यादा इकाई का उत्पादन कर रहे हैं और उपभोग कर रहे हैं। तो दीज आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। सिमिलर लाइंस पे नेशन 2 का अगर हम देखें, ये पॉइंट है बिफोर ट्रेड इक्विलिब्रियम। ट्रेड होगा इंटरनेशनल प्राइजेस पे, अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा है हमारी P1। अब P1 पे अगर हम देखें तो Y ज्यादा एक्सपेंसिव होते हुए इस राष्ट्र के उत्पादनकर्ता अपने साधन X से हटा के किधर ज्यादा शिफ्ट कर देंगे, Y की ओर, और उत्पादन करेंगे जहां पे अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा पीपीसी को टेंजेंट है पॉइंट R पे, और उपभोग करेंगे
पहले से हायर इंडिफरेंस कर्व पे उपभोग पॉइंट होगा हमारा टी पॉइंट पे। अब ये जो ट्रायंगल है RST, दिस इज शोइंग कि ये RS का एक्सपोर्ट कर रहा है और ST का इंपोर्ट कर रहा है। नेशन जो 2 है वो Y में स्पेशलाइज होगा, तो इतना Y का एक्सपोर्ट करेगा और इतना X का इंपोर्ट करेगा। अब इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जो राष्ट्र हैं वो पूर्णतः से स्पेशलाइज नहीं हो पाते। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो पार्शियल है। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में हम देखेंगे कि कैसे जो राष्ट्र हैं वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को अचीव कर लेते हैं। अब जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में हमारे जो पीपीसी की शेप होगी वो क्या होगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो हमारा पीपीसी की क्या शेप हो जाएगी, इंडिफरेंस कर्व की तरह कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इसमें भी हम पहले ट्रेड से पहले की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और फिर ट्रेड के बाद की सिचुएशन को। तो यहाँ पे हमने एक ए कंट्री ले ली, एक बी कंट्री, एक एक्स गुड ले लिया, एक वाई गुड ले लिया। अब देखिए A1 ये जो है A डैश, ये ए कंट्री का पीपीसी है। ऐसे ही बी डैश दूसरी बी कंट्री का है। अब ये पीपीसी जो है इनके साथ उनकी घरेलू कीमत रेखा है। ए जो है ये ए कंट्री की घरेलू कीमत रेखा है। ये स्मॉल बी जो है ये बी कंट्री की घरेलू कीमत रेखा है। इसी पे आईसी डैश जो है वो ए कंट्री का इंडिफरेंस कर्व है, आईसी डबल डैश बी कंट्री का। ये ई पॉइंट जो है ये संतुलन बिंदु है ट्रेड के बिना ए कंट्री का, और ये बी कंट्री का। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो ए कंट्री है उसको एक्स वस्तु में ज्यादा लाभ है और बी कंट्री को वाई वस्तु में। अब जब दोनों में ट्रेड होगा तो ट्रेड होगा अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा पे। तो ये ए डैश बी डैश है अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा पे अगर हम देखें तो एक्स ज्यादा महंगा है ए कंट्री के लिए, तो ए कंट्री किस में स्पेशलाइज करेगी, एक्स में। तो वो देखिए अपने उसके पीपीसी से A1 इधर इसकी ओर मूव करेगी, टोटली एक्स वस्तु का उत्पादन करेगी और घरेलू कीमत रेखा पे वो इस तरह से ऊपर की ओर जाएगी। और ऐसे ही जो बी कंट्री है वो किस में स्पेशलाइज होएगी, उसकी अगर कीमत रेखा के साथ हम इंटरनेशनल कीमत रेखा को देखें तो उसके लिए वाई एक्सपेंसिव है, तो वो वाई के उत्पादन में स्पेशलाइज होगी। तो इधर से देखिए वो टोटली वाई का उत्पादन करेगी और वो इधर डाउनवर्ड की ओर मूव होगी, और ए अपवर्ड बी डाउनवर्ड। और जो ई पॉइंट है इस पे ये इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा दोनों कंट्री का, और ये फाइनल स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब इस पे ये जो ट्रायंगल है ई डबल डैश डी डैश ए डैश, ये दर्शा रहा है कि जो ए कंट्री है वो इतना ए डैश डी डैश जो है एक्स का एक्सपोर्ट कर रही है और इतना घरेलू ओ डी डैश घरेलू कंज्यूम कर रही है और इतना वाई का ई डबल डैश डी डैश इंपोर्ट कर रही है। ऐसे ही बी डैश डी ई डबल डैश ये वाला जो ट्रायंगल है ये दर्शाता है कि वाई वस्तु का इतना बी डैश डी निर्यात कर रही है बी, ओ डी घरेलू उपभोग कर रही है और डी डबल ई डैश एक्स का आयात कर रही है। तो यहाँ पे जो है दोनों राष्ट्र टोटली एक्स और वाई में स्पेशलाइज हो जाते हैं और हमें ज्यादा गेन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो अवसर लागत सिद्धांत है वो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत से ज्यादा रियलिस्टिक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये लेबर थ्योरी वैल्यू को नकारता है, जिसके कारण इस सिद्धांत की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ बुक्स हैं जो रेफरेंसेस के लिए आप देख सकते हैं, डोमिनिक सैल्वेटोर, क्रूगमैन की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स,
ML Jhingal, and next International Economics by Rana and Verma. Thanks for listening so patiently. I hope you enjoyed the lecture. Thanks once again.